हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ जो प्ले है 11th लिटरेचर के कोर्स में जूलियस सीजर, उसके बैकग्राउंड को और मेन कैरेक्टर्स को। आपको बता दूं, प्लूटार्क ने एक बुक लिखी थी लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीशियंस एंड रोमन्स। इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया थॉमस नॉर्थ ने, जिससे कि शेक्सपियर ने अपना सारा मटेरियल लिया इस प्ले के लिए। इस प्ले को स्टेजेबल बनाने के लिए उन्होंने सीजर के ट्रेजिक डेथ, टाइम ऑफ इवेंट्स, इन सब को ढंग से कवर अप किया है कुछ सीन्स में, और उसके बाद किस प्रकार से सजा दी गई सारे के सारे षड्यंत्रकारियों को, ये पूरे 5 एक्ट के इस प्ले के अंदर हमें प्रस्तुत किया गया है। 100 BC में सीजर का जन्म हुआ था। 48 BC में उसने पॉम्पे को हराया था सिविल वॉर में। 44 BC में सीजर रोम वापस लौट करके आया था विजेता के रूप में। 15 मार्च को सीनेट में कॉन्स्पिरेटर्स ने उसे असैसिनेट कर दिया था। सीनेट ने इस एक्ट ऑफ किलिंग के लिए पार्डन कर दिया था पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेटर्स को मार्च 17 को, परंतु एंटोनी ने सीजर के फेवर में लोगों को उकसाते हुए जो स्पीच दी, उसके कारण सारी जनता भड़क गई थी सारे कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ, और परिणाम ये हुआ था कि सारे कॉन्स्पिरेटर्स को जान बचा करके भागना पड़ा था। 42 BC में ब्रूटस और कैशियस ने फिलिपी के युद्ध में दोनों हारे, और साथ ही साथ में उनकी डेथ हुई सुसाइड के जरिए। 31 BC में ऑक्टेवियस ने एंटोनी को भी हरा दिया बैटल में, और उसके बाद खुद रोमन एम्पायर का किंग बन गया। 30 BC में एंटोनी की डेथ हुई थी सुसाइड के जरिए। कुछ एक घटनाएं हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स जो हैं हमारे प्ले के अंदर, उनकी। इन सब की बात करने के पहले आपको बता दूं कि रोमन हिस्ट्री की सबसे विचलित कर देने वाली घटना है जूलियस सीजर का हत्याकांड। जूलियस सीजर रोमन हिस्ट्री का सबसे फेमस जनरल रहा है, और उसके प्रिय मित्र और विश्वसनीय ब्रूटस ने कुछ कॉन्स्पिरेटर्स, कैशियस, अन्य के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी सीनेट में। इसके बाद किस तरीके का घटनाक्रम रोम में फैला, या रोम के लोगों के बीच में कितना लोकप्रिय था जूलियस सीजर, इन सब चीजों को हमें इस प्ले के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं पहला कैरेक्टर जूलियस सीजर, एक्सिस ऑफ द स्टोरी। हम कह सकते हैं पूरे के पूरे प्ले की कहानी की धुरी अगर कोई है तो वो है जूलियस सीजर। प्ले के मिडिल में उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद किसी भी दृश्य में निश्चित रूप से, क्योंकि हत्या हो चुकी है तो वो हमें नहीं मिलता, परंतु फिर भी उसका प्रभाव प्ले के एंड तक हमें देखने को मिलता है। कभी ब्रूटस को मिलता है जब वो पछताता है अपने मित्र के लिए, घोस्ट के रूप में जब वो आता है, या फिर साथ ही साथ में आगे के परिणामों के रूप में हमें सीजर हर जगह मिलता है। पूरा का पूरा प्ले उसके चारों ओर घूम रहा है, ये खास बात है। जूलियस सीजर एक बहुत ही ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल जनरल था। बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, ओवर कॉन्फिडेंट था, या कई चीजों को उसने जो कि उसके हित में थी नजरअंदाज कर दिया था, केवल ये मान करके कि वो अविजित है। जैसे कि उसे सूटसेयर्स ने मना किया, कई अन्य लोगों ने भी मना किया, परंतु फिर भी वो ईड्स ऑफ मार्च को पहुंचता है सीनेट में। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे कहती है कि बहुत बुरे बुरे उसने सपने देखे हैं रात को, तो उसके पति को नहीं जाना चाहिए सीनेट में, परंतु फिर भी वो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी लोभ है शासन प्राप्त करने का या किंग बनने का, इसलिए जाता है। उसे हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा अंधविश्वासी भी है। वो चाहता है कि उनके संतान हो, और इसके लिए वो प्ले के स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि कैलिफोर्निया को कहता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर उसे खड़े होने के लिए कहता है कि कैलिफोर्निया वहां पर खड़ी हो, ताकि एंटोनी एक रनर की तरह दौड़ते हुए आए और उसे टच कर करके निकल जाए। एंटोनी क्योंकि एक होली मैन है, कह सकते हैं एक विश्वास है उसके मन में कि जब इस प्रकार से किसी महिला को कोई होली मैन टच करके निकल जाता है इस प्रकार की रेस में, तो उसका बांझपन दूर हो सकता है, क्योर हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से उसने अपनी पत्नी को वहां खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अंधविश्वासी भी है। बेसिकली वो जिन पर विश्वास करता है उन पर पूर्ण विश्वास करता है। जब ब्रूटस उसे आखिरी घाव देता है तो वो सहन नहीं कर पाता, उसे आश्चर्य होता है कि उसका परम मित्र ब्रूटस उसे घाव दे रहा है। उसके लास्ट शब्द होते हैं एट टू ब्रूटस, जो कि उसके आश्चर्य को बताते हैं कि उसके परम मित्र ने उसके साथ ऐसा कर दिया है।
जूलियस सीजर के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है मार्कस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस वो कैरेक्टर है जो कि पूरे के पूरे प्ले के अंदर अगर सबसे निस्वार्थ हम किसी को कहें तो ब्रूटस है। प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले ब्रूटस है, क्योंकि स्टार्टिंग टू द एंड ब्रूटस है जो कि विद्यमान है। दूसरा, इवन केशियस के मन में भी जिस व्यक्ति से ज्यादा डर है वो है ब्रूटस, क्योंकि उसे पता है अगर ब्रूटस उसके साथ नहीं हुआ तो वो कभी भी सीजर को मार नहीं सकता। और यही कारण है कि वो ब्रूटस के मन में ये विश्वास दिलाता है कि सीजर का किंग बनना पूरे रोम के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि सीजर एक निरंकुश शासक साबित होगा। और जैसे ही ब्रूटस को ये बात का विश्वास हो जाता है कि सीजर रोम के लिए खतरा हो सकता है, तो रोम के हित में ब्रूटस बिना सोचे समझे एसेसिनेटर्स का साथ देता है और ये तक नहीं सोचता कि जिन बातों का विश्वास उसे दिलाया जा रहा है उन बातों का वो पड़ताल तो कर ले। ब्रूटस सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अंधा होकर के इन कॉन्स्पिरेटर्स पर विश्वास करता है और अपने ही प्रिय मित्र की हत्या कर देता है बिना सोचे समझे। अगर ब्रूटस उस समय थोड़ा सा ध्यान दे लेता, सब चीजों की तह तक जाने की कोशिश करता, तो शायद सीजर की हत्या ना होती और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो कि आज हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है वो भी नहीं होता। ब्रूटस हमेशा वो करता है जो कि रोम की जनता के हित में है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि रोम को एक रिपब्लिक के रूप में वो सेट करना चाहता है और इसके लिए वो कोई भी बलिदान करने को हमेशा तत्पर है। ब्रूटस की पत्नी का नाम बताया गया है पोर्शिया, और जब ब्रूटस एसेसिनेटर्स के साथ हाथ मिला लेता है तो पोर्शिया एक स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पर हमारे सामने बताई गई है, जो कि अपने पति के हर कार्य में हिस्सेदार होना चाहती है और अपने पति पर दबाव बनाती है पोर्शिया कि वो उसे बताए कि क्या बात है। पोर्शिया की मृत्यु के बाद ब्रूटस और ज्यादा टूट जाता है। ये चीज भी हमारे लिए ध्यान देने योग्य है, क्योंकि तब तक ब्रूटस भाग चुका है और पोर्शिया की मृत्यु की खबर जब उसे मिलती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। उसके चरित्र की कमजोरी हम कहें तो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसने अंधे होकर के गलत लोगों पर विश्वास किया और उनका साथ दे दिया। नेक्स्ट आता है केयस कैशियस। केयस कैशियस के बारे में सीजर ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा सोचता है और एक खतरनाक व्यक्ति है, और ये बात गलत साबित नहीं होती क्योंकि वास्तव में वो एक खतरनाक व्यक्ति है। वो मन ही मन जलन से भरा हुआ है सीजर को लेकर के, और एक मौके की तलाश में सीजर से पीछा छुड़ा ले या सीजर की हत्या कर दे, और इसी मौके की तलाश में वो तब सफल हो जाता है जबकि ब्रूटस उनकी बातों में आ जाता है और उनके साथ मिल जाता है। केयस कैशियस वो व्यक्ति है जो कि गलत परिस्थितियां उत्पन्न करता है और उन परिस्थितियों को मैनिपुलेट करके ब्रूटस को ये विश्वास दिलाता है कि सीजर रोम के लिए खतरा हो सकता है और उन दोनों को मिलकर के सीजर को मार देना चाहिए। ब्रूटस जहाँ निस्वार्थी था, वहीं कैशियस जो है वो एक स्वार्थी व्यक्ति है और उससे सीजर की सफलता और लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वो एक जेलस व्यक्ति है जो कि अपनी जलन के कारण सीजर को मार डालता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी भी सीजर का फेथफुल और लॉयल फ्रेंड है। सीजर को जब सीनेट में सारे लोग घेर लेते हैं और चाकुओं से मार डालते हैं, एंटोनी घबरा जाता है, परंतु उसे उस समय उचित ये लगता है कि अगर वो भी बोला तो उसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो चुप रहता है और चुप रह करके एक तरीके से वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स को ये विश्वास दिला देता है कि उसे सीजर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि बाद में निर्णय भी करता है कि वो इसका बदला लेगा और ब्रूटस से परमिशन लेता है कि सीजर की फ्यूनरल पर वो स्पीच देने की परमिशन ब्रूटस उसे दे देता है। हालांकि कैशियस इस बात के फेवर में नहीं है, क्योंकि कैशियस को ये लगता है कि एंटोनी सीजर के फेवर का व्यक्ति है और कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि ब्रूटस ये चाहता है कि एंटोनी जब बोलेगा और मर्डर को जस्टिफाई करेगा तो जनता उनकी बात को समझेगी और उनका पक्ष और मजबूत होगा। एंटोनी को मारने के बारे में भी कैशियस बहुत ज्यादा क्लियर है। जब वो कहता है ब्रूटस से कि इसे भी मार दिया जाए सीजर के साथ, तो ब्रूटस ये कह करके कैशियस को रोक देता है कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा ब्लडशेड होगा, और साथ ही साथ में ब्रूटस को भी ऐसा लगता है कि एंटोनी हार्मफुल नहीं रहेगा। हालांकि एंटोनी सबसे ज्यादा हार्मफुल 20 मार्च के दिन साबित होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक, जबकि उसे सीनेट में स्पीच देने का मौका मिलता है जहां पर कि वो लोगों को बताता है
या लोगों को याद दिलाता है कि सीजर ने उनके लिए क्या क्या किया है। सीजर कोई खतरा नहीं था रोमन लोगों के लिए, ये विश्वास दिला देता है वो अपनी स्पीच से, और साथ ही साथ में सारे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ लोगों को भड़का देता है और उन्हें इनके पीछे दौड़ा देता है। वास्तव में एंटोनी ही है जो कि सारे के सारे एसेसिनेटर्स को रोम छोड़कर के भागने पर मजबूर कर देता है। एंटोनी अच्छी तरह से जानता है कि ब्रूटस को मूर्ख बनाया गया है या ब्रूटस का फायदा उठाया गया है उसके सामने कुछ चीजें प्रेजेंट करके। इसी कारण से एट द एंड ऑफ द प्ले जब ब्रूटस आत्महत्या कर लेता है तब वो यही बात कहता है कि ब्रूटस का पूरे सम्मान के साथ फ्यूनरल होना चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका पर्टिकुलरली कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था सीजर की हत्या में। वो केवल रोम का फायदा चाहता था या रोम के लोगों का भला चाहता था। तो यहाँ पर हमें एंटोनी की लोगों को समझने की क्षमता का भी पता चलता है और साथ ही साथ में ये भी पता चलता है कि वो कितना ज्यादा तेज साबित हुआ बाकी कॉन्स्पिरेटर्स की तुलना में। नेक्स्ट जो दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है वो है कैलिफोर्निया और पोर्शिया। कैलिफोर्निया जो है वो सीजर की पत्नी है, अपने पति के प्रति वफादार और साथ ही साथ में उसकी वेल बीइंग को लेकर के हमेशा डरी सहमी। उसे जब भी कोई भी खतरा लगता है या कोई भी शुभ अशुभ संकेत उसे ऐसा लगता है सीजर को लेकर के, तो वो परेशान हो जाती है। वो अपने पति का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि कंपेरेटिवली हम खुद देखते हैं कि पोर्शिया स्ट्रॉन्ग वुमन है, जबकि कैलिफोर्निया अपने पति की आज्ञा पालन करना पसंद करती है। ईड्स ऑफ मार्च के दिन भी वो पूरी कोशिश करती है अपने पति को रोकने की, हालांकि सीजर चला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोर्शिया। पोर्शिया जो है वो मार्कस ब्रूटस की वाइफ है। वो हर चीज को गहराई से देखती है, दृढ़ निश्चय से भरी हुई है। वो हर समय इस कोशिश में रहती है कि वो अपने पति की सहयोगी बने। जब उसे लगता है कि उसके पति के मन में कोई शंका चल रही है या कोई बात चल रही है, तो वो इतनी दृढ़ निश्चयी है कि वो अपने पति के इस डर का हिस्सा बनना चाहती है और जानना चाहती है कि वास्तव में उसके पति के मन में क्या दुविधा चल रही है। जब ब्रूटस उसे कुछ भी नहीं बताता एसेसिनेशन या कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो वो अपनी जांघ पर घाव कर लेती है, जिसके कारण मजबूर होकर के ब्रूटस को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स का हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगला वीडियो जिसमें कि मैं जूलियस सीजर के स्टोरी लाइन को एक्ट वाइज आप लोगों से डिस्कस करूंगी, उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू एवरीवन।